महामहिम मुर्मू करेंगी बीजेपी का बेड़ा पार। जनजाति गौरव यात्रा से आदिवासी आएंगे अपार। वोट बैंक पर पकड़ और मजबूत करने की तैयारी। आजादी के 75 वर्षों में भारत गौरवान्वित हुआ है कि दूसरी बार महिला और पहली बार जनजाति की महिला ये राष्ट्रपति के पद पर काबिज हुई हैं। बीजेपी ने चला ब्रह्मास्त्र, कांग्रेस की कितनी तैयारी। मिशन 2023 में आदिवासी वोट बैंक कितना अहम। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने को लेकर के कई सवाल जवाब और तरह तरह की चर्चाएं हैं और इसी बीच ये माना जा रहा है कि बीजेपी का ये एक्शन जो है वो एक बड़ा फैसला है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में इसे लेकर के इसके बड़े प्रभाव भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि खास तौर पर इसे एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर बीजेपी के देखा जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या आने वाले चुनाव में द्रौपदी मुर्मू यानी कि महामहिम से ही भारतीय जनता पार्टी की नैया पार होने जा रही है। साथ ही साथ दूसरी तरफ राजस्थान में भी चुनाव है और आम चुनाव से पहले राजस्थान के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और इसी को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जनजातीय इलाकों में जनजातीय गौरव यात्रा भी निकाल रहे हैं। तो इसे इस तरह से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि जनजातीय गौरव यात्रा के जरिए क्या राजस्थान के जनजातीय समुदाय को, आदिवासी समुदाय को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे प्राइम डिबेट में और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मिशन 2023 में बीजेपी ने इसे अपना ब्रह्मास्त्र चलाया है और अगर हां तो अपना किला बचाने के लिए कांग्रेस की तैयारी आखिर क्या है। आज के सवाल भी यही है। पहला सवाल यह है कि आदिवासी राष्ट्रपति से बीजेपी को चुनाव में आखिर कितना फायदा होगा। साथ ही साथ सवाल नंबर 2 इस बात को लेकर के कि जनजातीय गौरव यात्रा से बीजेपी आदिवासियों को क्या लुभा पाएगी। सवाल इस बात को लेकर के भी कि क्या कांग्रेस अपना वोट बैंक बचाने में कामयाब हो पाएगी। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय हम आपसे करवा देते हैं और इसके साथ ही हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। राम नारायण मीणा कांग्रेस पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले शुरुआत करेंगे पंकज मीणा जी आप ही से कि आखिरकार जो कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना चुनावी फायदा देख रही है, तो ये सवाल कि आदिवासी राष्ट्रपति से क्या वाकई बीजेपी को चुनाव में फायदा होगा, इसे इस तरीके से देखा जाए या फिर किसी और तरीके से। हेमंत, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसकी देश के सर्वांगीण विकास के लिए एक स्पष्ट नीति है और न केवल नीति है, उस नीति पे वो अमल भी करती है। हमने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विश्वास, और ये कहीं ना कहीं अभी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आगे बढ़ाने का मैं समझता हूँ ये सबका साथ सबका विकास का ही एक नारा है जिसको हम फलीभूत कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आज़ादी के 75 साल तक देश के सर्वोच्च पद पर आज तक कोई आदिवासी नहीं पहुंचा और न केवल सर्वोच्च पद की बात है, एक देश के आदिवासी समाज को, लगभग देश में 8% आदिवासी समाज है, उसको एक महसूस होता है, ऐसा अब तक ऐसा महसूस होता रहा कि भाई वो उसको ठगा हुआ महसूस करता है वो कि हमको ज़िंदगी भर वोट बैंक बना के रखा और हमको कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। वो अपने आप को आइसोलेट समझता था, वो अपने आप को देश में सबसे पीछे समझता था। अभी हमने जो देश के महामहिम के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जब नाम आगे किया तो उसके पीछे सबसे बड़ी सोच यही थी कि आदिवासी समाज में एक विश्वास जगे, वो अपने मुख्य धारा में आने के लिए प्रेरित हो कि हाँ, आदिवासी समाज भी देश का हिस्सा है। और आदिवासी समाज, द्रौपदी मुर्मू जी केवल आदिवासी हैं इसलिए उनका नाम आगे नहीं किया, वो काबिल भी हैं, वो लायक भी हैं। और यही हम पूरे आदिवासी समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं, आदिवासी समाज को हम प्रेरित करना चाहते हैं
कि वह देश के मुख्य धारा में आए, जिससे क्योंकि वो उसमें भी वही गुण है जिनमें जैसे गुण और लोगों के अंदर है। आज आदिवासी समाज इस बात के लिए बहुत प्रसन्न है, बहुत गौरवान्वित महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कदम उठाया गया और आज देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिला है। बिल्कुल पंकज जी, और लेकिन कुछ लोग ये सवाल जरूर उठाते हैं कि आखिर राष्ट्रपति या राज्यपाल तक ही आप गौरवान्वित होने की बात क्यों करते हैं? राजस्थान में आगे आने वाले दिनों में चुनाव है, क्या यहाँ पर वाकई जिनके हाथ में सत्ता होती है मुख्यमंत्री के लिए भी आप किसी आदिवासी को आगे ला सकते हैं, मीणा को आगे लाने पर सोच सकते हैं? बिल्कुल हेमंत, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको याद दिलाऊं, कुछ चंद आंकड़े बताऊंगा, मुझे 10 सेकंड का समय अधिक दें। 2013 से 18 राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब यहाँ पे 32 एमएलए थे। उन 32 में से 24 हमारे भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए थे और उन 24 में से 4 एमएलए ऐसे थे कि जो नॉन रिजर्व सीट से जीत के आए थे। हम भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, इसका ही पहला उदाहरण। मैं दूसरी चीज और बताता हूं आपको। राजस्थान में माननीय भैरव सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि डीजीपी पोस्ट पे एक आदिवासी समाज के व्यक्ति किशन लाल जी मीणा को बैठाया गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, जब ऐसा पहली बार हुआ कि राजस्थान से एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को हाईकोर्ट का जस्टिस बनाया गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, जब पहली बार हुआ कि देश के मंत्रालयों में जनजाति मंत्रालय पहली बार बना। ये लगातार ऐसे मुख्यमंत्री की बात उदाहरण है जी। नहीं देखिए, मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री देने का सोच नहीं बनाया जाता मुख्यमंत्री। नहीं देखिए, मैं आपको इस बारे में बड़ा स्पष्ट चलिए मैं आता हूं वापस आपके पास आता हूं मैं वापस पंकज जी, मैं रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, सबका एक कमेंट हो जाए। रामनारायण मीणा जी, आप कैसे देख पा रहे हैं इसको? बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक की तरह से इसे बताया जा रहा है कि देखिए इतने साल हो गए आजादी के बाद में कोई आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति नहीं बना और पूरे देश को इस बात का इंतजार था, वो पूरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी करें कि हमने बना करके दिखाया। देखिए साहब, हिंदुस्तान में जितने कांग्रेस के प्रधानमंत्री उससे ज्यादा विपक्ष के रहे और मैं बीजेपी रही है। ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहली दफा कोई आदिवासी महिला, वो भी महिला हमारी बहन पहली दफा राष्ट्रपति बनी है। वैसे संगमा जी जो आदिवासी समुदाय के थे, कांग्रेस ने उनको स्पीकर बनाया। विभिन्न स्टेट्स में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये आदिवासियों का नाम लेके जीने वाले लोग इस बात को जानते हैं क्या आदिवासियों का दर्जा क्यों खत्म हुआ? राजस्थान में की सर्विसेज के टुकड़े किसने किए गए? अब जहाँ तक डीजीपी का सवाल है, डीजीपी किशन लाल जी भी रहे, हरिनारायण जी भी रहे और डीजीपी आपके हरिश्चंद्र जी भी रहे। तो ये कहना अलग है, लेकिन आज सबसे बड़ी चीज है कि आदिवासी समुदाय का आईएएस अफसर कम क्यों हुए? किसने दिल्ली में काम करवाया जिससे यहाँ के लोकल आदमियों को स्टेट एलॉटी नहीं हो रहा जी? आज देखिए जिस तरह का रोस्टर बना है, संविधान हमारा साफ है कि जो 1 और 3 था उसको बदल करके 8वां और 12वां कर दिया। किसने किया? बीजेपी के राज में किया। आज आदिवासियों को नौकरियां नहीं मिल रही है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि मुर्मू, हालांकि हमने वोट नहीं दिया, हम कांग्रेस मैन है, लेकिन मुर्मू जी को अकेले का नाम लेकर के हम दुनिया नहीं चला सकते। उसके लिए तो आभारी है कि एक दफा, पहली दफा वो इन्हीं को नहीं, ऊपर वाले को भी धन्यवाद देते हैं कि हमारे परिवार की बहन राष्ट्रपति में। लेकिन आपकी पार्टी ने तो इसकी भी खिलाफत कर दी। 12 में टुकड़े कर दिए गए, 12 में टुकड़े कर दिए गए हैं। आज जिस प्रकार से टीएसपी एरिया बनाया इन लोगों ने, उदयपुर में आदिवासियों को आपस में लड़ा दिया है और अपनी मैं उस पर आ जाऊंगा रामनारायण जी, लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप कि 75 साल में कोई आदिवासी राष्ट्रपति का ऐलान किया गया और प्रत्याशी बनाया एनडीए ने, और उसमें आपकी पार्टी ने खिलाफत कर दी। उनके खिलाफ ला करके आपने यशवंत सिन्हा के तौर पर एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया। ये बहुत मार्मिक बात है। उसमें से 32 साल तो विरोधी रहे। ये जो 75 साल की आप बात कर रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी 2 टर्म प्रधानमंत्री रहे, चंद्रशेखर जी रहे, देवगौड़ा रामनारायण जी, आज की बात अब किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन 75 साल में नहीं बना ना। ये तो अच्छी बात थी ना कि देश इंतजार कर रहा था और उसी दौरान नाम का ऐलान हुआ, तो आप समर्थन भी कर सकते थे कांग्रेस से। ये सवाल तो पूछा जाएगा ना।
देखिए, ये कांग्रेस से सवाल पूछा जाना चाहिए जी। और आज हिंदुस्तान में ये बहुत जरूरी हो गया है कि आदिवासियों को दर्जा हमें आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सबसे पिछड़ी है कौम है। तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये गलती थी कि समर्थन करने के बजाय आपने उम्मीदवार खड़ा किया? लेकिन एक बात आप सुनिए जी। मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जो रिजर्व कांग्रेस का आदिवासी होते हुए भी 1 दर्जन चुनाव कांग्रेस ने मुझे लड़ाया। बीजेपी में एक भी आदमी ऐसा नहीं। ठीक है, मुझे कोई पद नहीं मिल सका, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे कांग्रेस ने MP बनाया सामान्य सीट से आदिवासी होते हुए और MLA बनाया 5 दफा। लेकिन आपने तो एक आदिवासी राष्ट्रपति को वोट नहीं दिया ना रामनारायण जी? नहीं, आदिवासी का सवाल नहीं, यह पार्टी है बीजेपी कांग्रेस, हर आदमी अपनी आपने, मैं व्यक्तिगत तौर पर, आपने तो वोट नहीं दिया ना द्रौपदी मुर्मू को? मेरे भाई कह रहे थे जाति के नाम वोट दे देंगे क्या? आप जाति के नाम पे वोट दे दोगे क्या यदि पार्टी से बंधे हुए हो तो? इसलिए प्रश्न बड़ा वेग है, इसलिए नहीं होना चाहिए था जी। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि पार्टी या तो पार्टी को चेंज कर दो, मर्जी जान दे दे, पहले आपका तोड़ करके चले जाए पार्टी, तो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे। जो कानून बनाया है उस कानून की पालना आपको और हमको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आता हूं रामनारायण जी, मैं वापस आपके पास आता हूं। हमारे साथ मिथिलेश जैमिनी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मिथिलेश जी, आप कैसे देख पा रहे हैं बीजेपी के इस निर्णय को? और सीधा सा सवाल यह कि आदिवासी राष्ट्रपति से क्या भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में चुनाव में फायदा होगा? देखिए हेमंत जी, जो भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग स्टाइल है जी, कि वो हर इवेंट को एक उत्सव में तब्दील कर देते हैं और वो कर रहे हैं। इसलिए जो मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, वो गांधी जी का सपना पूरा हुआ है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की एक महिला, आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची है। हम सबके लिए गर्व की बात है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कांग्रेस के साथ क्या होने वाला है। कांग्रेस जो किसी जमाने में सबसे दिग्गज पार्टी थी आदिवासियों की, वो धीरे धीरे क्यों खिसक रही? इसकी शुरुआत हुई 1985 में, जब मानसिंह हत्याकांड हुआ और नवल किशोर शर्मा राजस्थान के सीएम बनना चाहते थे, लेकिन मेवाड़ जो आज भाजपा के केसरिया रंग में रंगा हुआ है, वहां से 33 MLA जीते और हरदेव जोशी सीएम बने। उसके बाद की कहानी और भी रोचक हो गई है। धीरे धीरे परिवारवाद और गैर आदिवासियों को आगे बढ़ाने की जो कांग्रेस की नीति रही, उसका खामियाजा आप बांसवाड़ा में देख लीजिए कि महेंद्रजीत मालवीय की पत्नी तो जिला प्रमुख है और अर्जुन सिंह बामनिया का बेटा उप प्रधान है। और इस बांगड़ इलाके की आप कहो, इस आदिवासी अंचल की हैसियत रही कि परिवारवाद को नकारा है। चाहे हरदेव जोशी का बेटा हो, चुनाव और उपचुनाव में हारा, इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया का बेटा हारा। तो ये तमाम चीजें जो कांग्रेस करती जा रही है, उसका खामियाजा है। इसके अलावा जो बीजेपी के वनवासी परिषद है, जो काफी दिनों से उस अंचल में सक्रिय है, और आज सतीश पुनिया जी जो गए हैं, उसके पीछे जो भीड़ उमड़ी है, उसमें जो एक RSS का संगठन है वनवासी परिषद, जो बच्चे का एडमिशन कराने से लेकर उसकी शिक्षा दीक्षा उससे जोड़ता है। और धर्मांतरण किसी जमाने में यह बहुत तेजी से चल रहा था, उस धर्मांतरण को रोकने का काम भी इस वनवासी परिषद ने किया। तो जो कांग्रेस बेणेश्वर की जो नदी है, वो कहा जाता है कांग्रेस के लिए शुभ होती है। बेणेश्वर ने कई बार कांग्रेस को सत्ता की चाबी दी है, लेकिन आज उसी बेणेश्वर में बीजेपी घुस गई है। और बीजेपी घुस नहीं गई है, मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने के बाद में अब हर आदिवासी में जो जोश प्रवाहित किया जा रहा है, वो बहुत भारी पड़ने वाला है। और पूर्वी राजस्थान में जिस तरीके का एक इलाका है, जिसमें पिछले चुनाव में पूरी तरह बीजेपी साफ हो गई, एक MLA शोभा रानी कुशवाहा वो भी बीजेपी को छोड़ गई, उसमें आदिवासी अंचल मीणा बहुल इलाका है। और सचिन पायलट ने मीणा और गुर्जर का जो कॉम्बिनेशन किया, उसमें बीजेपी का पूरी बखिया उखेड़ दी। और अब वापस किरोड़ीलाल मीणा उसको जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां भी जसकौर मीणा किरोड़ीलाल मीणा में नहीं बन रही, वीरेंद्र मीणा और किरोड़ीलाल मीणा में नहीं बन रही। ऐसी स्थिति में जो किरोड़ीलाल मीणा पर कांग्रेसी भी अटैक कर रहे हैं, रमेश मीणा भी कह रहे हैं इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन मिथिलेश जी, जो आप चीजें बता रहे हैं, शायद इसी का नतीजा है कि देखिए बीटीपी के तौर पर जो है आदिवासी ट्राइबल जो पार्टी है, वो अस्तित्व में आई। 2 विधायक वहां से जीत करके, तो इसका तो मैसेज यही हुआ कि बीजेपी कांग्रेस दोनों को नकारा आदिवासियों ने और तीसरी राह पकड़ने की यहां पर कोशिश की। मैं इसका जवाब लूंगा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। रामनारायण जी, आपने सुना मिथिलेश जी की बात को। सवाल यह है कि देखिए क्या वोट बैंक बचाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो पाएगी? और ऐसे तो जिस तरीके से मिथिलेश जी बता रहे हैं कि स्थितियां अब ऐसी नहीं रही हैं।
जवाब दीजिए। तो आदिवासियों के बारे में कोई कठोर नीति बनाना पड़ेगा और उनके साथ यदि कहीं अनजस्टिस दिखता है उसको छांटना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा और जो झूठी वाही बीजेपी लूटना चाहते हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं आदिवासी हूँ, ये जो बोल रहे थे कितनी दफा एमएलए रहे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं 1 दर्जन चुनाव लड़ चुका हूँ। हम लोगों से राय लेंगे तो हम लीडरशिप को सही बात बताएंगे। लेकिन क्या ये सही बात है कि आदिवासियों का इस्तेमाल जो है पार्टियों ने वोट बैंक के तौर पर किया है? जब हमने सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछा तो बहुत सारे लोग, यानी कि आंकड़े देखिए 88% लोगों ने कहा कि हाँ आदिवासियों का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। रामनारायण जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं हेमंत जी बोलिए। कि रघुवीर मीणा जो 4 चुनाव हार गया, उसे सीडब्ल्यूसी की जो 3 टुकड़े कर दिया उसमें 22 में मेंबर रख रखा है। ऐसे ही विवेक कटारा परिवारवाद में वो चुनाव हारता है लेकिन खेमराज कटारा का बेटा उसको टिकट देते हैं। तो कांग्रेस में परिवारवाद के चलते आदिवासी बिल्कुल हाशिए पे चले गए। ठीक है, परिवारवाद को कहां तक आगे ले जाएगी कांग्रेस, इसलिए बीजेपी मजबूत हो रही है। रामनारायण जी बनाने में परहेज है। ये वो है कि मुंह में राम बगल में छुरी, क्योंकि बीजेपी का कथित करनी मंत्र है। उन्होंने मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन ये आदिवासियों के हितैषी कतई नहीं है। यदि होते तो एक उदाहरण राजस्थान में बताओ, आदिवासियों का टुकड़ा किया, 12 में टुकड़े कर दिए, आपके उदयपुर में टुकड़े कर दिए, आज माडा के नाम से 2 पैसे नहीं आता, इन्हीं के राज में माडा योजनाओं को खत्म किया गया। वो ठीक है, उसका जवाब तो मैं ले लूंगा, लेकिन रामनारायण जी जो जमीनी जी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये आदिवासियों को लेकर के भी परिवारवाद से कब मुक्त होगी कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल ये चीज बीजेपी में भी है। आज आपने चेंज किया क्या? आज आपने जिसको दिया उसको चेंज किया कि आपने आंदोलन करवाया, आदिवासियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, मुकदमों को वापस विड्रॉ कर रहे हैं। चलिए पंकज जी जवाब दीजिए। पंकज जी आप पर आरोप है कि आप एक तरफ तो आदिवासियों के हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, जनजातीय गौरव यात्रा से आदिवासियों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रामनारायण जी कह रहे हैं कि आदिवासियों के खिलाफ केसेस दाखिल किए गए, आदिवासियों को जो आईएएस जो सर्विसेज हैं भारतीय सेवाओं में जाने से रोका जा रहा है, उनकी संख्या लगातार घट रही है। हेमंत जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रामनारायण जी बहुत कड़ा दिल करके ये सारी बातें बोल रहे हैं। वास्तविकता वो भी दिल से अच्छे से जानते हैं कि ऐसा नहीं है। वो बार बार ये कह तो रहे हैं कि मैं 12 चुनाव लड़ा हूं, और मुझे अच्छे से याद है पंडित नेहरू जी के साथ काम किए हुए हैं रामनारायण जी मीणा, परंतु ये अपने मन से पूछ के बताएं कि भाई क्यों उनको मंत्री नहीं बनाया गया। जो 8 बार का एमएलए हो, 2 बार सांसद रहा हुआ, वो एक राजस्थान विधानसभा में मंत्री बनने लायक नहीं है। कहीं ना कहीं ये नीति है कांग्रेस की आदिवासियों को दबाने की, आदिवासियों को दुत्कारने की, जिसका खामियाजा रामनारायण जी मीणा खुद भुगत रहे हैं, और वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि आदिवासियों का सम्मान कांग्रेस में नहीं है। और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण खुद रामनारायण जी मीणा है। और इसका दूसरा बड़ा उदाहरण है बांगड़ का क्षेत्र, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी जब यात्रा निकाल रहे हैं, बांगड़ गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, तो हजारों के लोगों का, हजारों आदिवासियों का हमको समर्थन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आदिवासियों की आज आंखें खुल गई है कि पिछले 75 साल से कांग्रेस ने केवल और लेकिन पंकज जी आपकी पार्टी के भीतर भी तो यही सुर सुनाई देते हैं, यही आरोप लगते हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी जब द्रौपदी मुर्मू का जयपुर का दौरा था तब सामने कह रहे थे सबके कि उनका अपमान हुआ है। देखिए मैं एक चीज बताऊं, बड़ा स्पष्ट था, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ट्वीट के माध्यम से वो चीज स्पष्ट कर दी थी, उसको कोई चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन उससे पहले तो 3 बार गुस्सा करके बोला ना कि मेरा अपमान हुआ है। फिर आपको याद, मैं मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरे लोगों को अंदर नहीं घुसाया गया। जसकौर मीणा और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बीच में किस तरीके की बयानबाजी होती है वो तो सब जानते हैं ना सर। जो आदिवासी होते हुए राज्यसभा में गए, जबकि राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होता, परंतु किरोड़ीलाल जी मीणा राज्यसभा में गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ सबका विकास की नीति ही है कि जिसके कारण से आज किरोड़ीलाल जी मीणा आज आदिवासी रिजर्वेशन नहीं होने के बावजूद भी राज्यसभा के सदस्य हैं। तो इस प्रकार से रामनारायण जी बार बार कह रहे हैं। एक बार मुझे बता दें कि आप पंडित नेहरू के साथ काम किए हुए आदमी हैं, और आपको एक छोटा सा मंत्रालय भी क्यों नहीं दिया जाता? क्या आपको किसी लायक नहीं समझती कांग्रेस? रामनारायण जी बिल्कुल छोटा संक्षेप में जवाब, बिल्कुल संक्षेप में रामनारायण जी जवाब दीजिए, वो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए प्रश्न पद का नहीं है, यहाँ प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया है, मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस को कठोरता से सोच करके बैठ कर, आदरणीय रामनारायण जी मैं आपसे खुले मंच में प्रश्न कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने आपको मंत्रालय क्यों नहीं दिया?
मैं आपसे बड़ा खुले मन से प्रश्न ये कर तो रहा आपके साथ हूँ। आप है। वो व्यक्ति हैं जो पंडित नेहरू के साथ काम किए हुए हैं, आप वो व्यक्ति हैं जो इंदिरा जी के साथ काम किए हुए हैं, आप वो व्यक्ति हैं जो किसी जमाने में राजीव गांधी को अंगुली पकड़ के चलाना सिखाते थे। आज आपको बिल्कुल बिल्कुल संक्षेप में मिथिलेश जैमिनी जी एक छोटा सा संक्षेप में टिप्पणी चाहता हूं, अंतिम टिप्पणी, उसके बाद खत्म करेंगे। बिल्कुल मिथिलेश जी। देखिए हेमंत जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बीटीपी ने जो आम आदमी पार्टी के साथ समझौता किया है गुजरात में, अगर वो राजस्थान में फलित होता है तो दोनों पार्टियों के लिए डेंजरियस स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए उसको निपटने के लिए पूरे आदिवासी समाज को एकत्र करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब आदिवासियों में भी जो राजनीति में ऊपर चले गए, उनमें भी महत्वाकांक्षा और लोभ का आवरण आ गया। इसी कारण आप देखते हो आए दिन तकरार हो रहा है। जो राष्ट्रपति मुर्मू जब आई जयपुर में, तो वो जो हुआ वो केवल बिल्कुल मिथिलेश जी, और नए लोगों को मौका दिए जाने की जो बात है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण। और आपने जो सवाल उठाया कि परिवारवाद, वही पुराने लोग, वही चेहरे जो राजनीति करते रहते हैं आदिवासियों के नाम पर, इस तरह से तो बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। रामनारायण जी आपका भी शुक्रिया, पंकज मीना जी आपका भी, मिथिलेश जैमिनी जी आपका भी। कुल मिलाकर के निगाहें सबकी आदिवासी वोट बैंक पर हैं, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू के जरिए हो, चाहे जनजातीय गौरव यात्रा के जरिए हो, या फिर अपने अपने तरीके से आदिवासियों का भला करने के दावों को लेकर के हो। लेकिन असली हकीकत जो है वो आदिवासी आखिरकार क्या चाहते हैं, ये पता वोट के जरिए ही चल पाएगा। आने वाले चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा कि आदिवासी आखिर किसके समर्थन में जाते हैं। नमस्कार।